हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है, चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन को हम लोग आपका बेसिकली पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि जल संसाधन की कितनी हमारे यहाँ उपलब्धता है और उसकी स्थिति पर हमने आपकी उपलब्धता की स्थिति को गौर करने की हमने कोशिश की थी कि क्या बात की उपलब्धता है, किस आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने इसको देखा और क्या अब आपकी संभावनाएं हैं और कैसे हमारे जल संसाधनों पर आपका और अधिक बात का दबाव पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण, शुष्क बाप का कृषि में कैसे इसकी आपको जरूरत पड़ रही है, इन सभी को हमने विषय में देखा। और भारत में औसतन एवरेज जो आपके रेनफॉल है वो 114 सेंटीमीटर है, मैंने आपको ये भी बताया था। क्लियर है। और कैसे बाढ़ की समस्या है कि हम आपके फ्लड के पानी को, बाढ़ के पानी को हम लोग आज भी प्रिजर्वेशन करने की कोई हमारे पास अच्छी टेक्निक नहीं है। क्लियर है। और देखिए कैसे किस तरह से आपके लंबी कतारों में खड़े होकर भी आज भी हम पानी की समस्या को झेल रहे हैं। ना जाने ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हमारे पास चीजें हैं जहां पर पर्याप्त संसाधन रिसोर्सेज हैं, फिर भी हम पानी के लिए आपके वहां आज भी हम आपके तरस रहे हैं। तो औसत एवरेज एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 55 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। क्या स्थिति है, क्या आजीविका है, हम पूरा देख चुके हैं। बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं और समन्वित जल प्रबंधन प्रणाली क्या है, कैसे तटबंधों को, बांधों को बनाकर ये सारी चीजें आपकी कराई जा रही हैं। महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बनाया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। एक बार इसको गौर करके देख लीजिए। कल हमने यहाँ तक अंतिम किया था। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आइए कुछ और पढ़ते हैं। बात करते हैं प्राचीन भारत में आपके जला आकृतियों की। थोड़ा सा इस पर हम लोग आपका बात करेंगे। और देखिए, ईसा से एक सदी पहले इलाहाबाद के नजदीक सिंहेश्वर में गंगा नदी पर बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन समय में हम कैसे पानी को आपका प्रिजर्व करते थे, उसके कुछ हम लोग एविडेंसों को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कि हमने जैसे पहले पढ़ा था कि हमारे लिए कोई जल को संरक्षित करना कोई नई बात नहीं थी। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग आपका इसमें देखेंगे, वो क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहद स्तर पर बांध और झीलों के लिए सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया गया। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए आपका गिरनार पर्वत पर आपका सुदर्शन जो झील है उसका निर्माण करवाया था। वहां बांध इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका उन्होंने आपका निर्माण करवाया था। कलिंग यानी कि उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा यानी कि आंध्र प्रदेश, बिंदु यानी कर्नाटक, कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र होने के सबूत मिले हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का सिस्टम जो आपका इरिगेशन सिस्टम है उसको डेवलप करने के कुछ हमारे एंशियंट टाइम के कुछ हमारे पास कैसे हैं ऐसे एविडेंस हैं जिनको हम लोग आपका स्टडी किए हैं। ठीक। अपने समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज ए खास यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का तालाब बनाया था। कैसा बनाया था? एक विशिष्ट प्रकार का जो आपका तालाब है वो आपका बनाया गया। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। और कह रहे हैं कि परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की काल विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाइए। आप देखिए, सबसे पहले यहां से देखते हैं। हमने आषाढ़ में फसल बोई, भादों में धुलवाए, बाढ़ में दामोदर फैलाए, नाव में से नहीं चली ओ दामोदर, अब आपके पैर पड़े हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो। भादों में एक साल बढ़ गया है, अपने सतह के नाव चला दो। यानी कि जो अगस्त का महीना होता है, जुलाई का, उसको भादो कहते हैं बेसिकली। ठीक है। आषाढ़ का महीना होता है मई जून का। तो उस तरह में लोक कहावतें भी आप क्या थी आपकी बनी हुई थी। तो उन आपकी लोक कहावतों को भी हमने देखा है। आइए आगे पढ़ते हैं, उसमें विस्तृत से आपकी चर्चा करते हैं।
नदियों पर बांध बने हैं और उनका बहाव नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता रहा है, जिसके कारण आपका तलहटी में बहाव कम होता गया। अत्यधिक आपके तलहटी जलाशय में तली पर जमाव होता रहा, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो गया और नदी जलीय और जीव अवसाद में भोजन की कमी हो गई। बांध नदियों को आपका टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीव जंतु का नदियों में स्थान अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों को मौजूदा वनस्पति और मिट्टी जल में डुबाई जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो रही है। कैसी हो रही है? अपघटित का मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका कमी हो रही है। बहुउद्देश्य परियोजना और बाढ़ बड़े बांध ने आपके पर्यावरणीय आंदोलन जैसे आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, टीवी बांध आंदोलन के कारण भी बन गया है। अब आप देखिए, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी आपका मल्टीपल जो आपके प्रोजेक्ट की जो आपकी परियोजनाएं हैं, उनको लेकर ना जाने बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो आपके बहुत विस्तृत रूप लिए हैं। और आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो इतने बड़े जो ये बांध बनाए जा रहे हैं, इससे आपका विस्थापन और वहां के पर्यावरणीय समस्या और लोकल जीव जंतु वनस्पति को बड़ा हास पहुंच रहा है। उनका मानना है कि आप बांध जरूर बनाइए, लेकिन इतने बड़ी लेवल पर नहीं, आप छोटे छोटे चेक डैम के माध्यम से आप पानी को संरक्षित करिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इन परियोजनाओं का परियोजना का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन का कारण है। क्या कारण है कि सबसे बड़ा जो उनको विरोध का कारण झेलना पड़ रहा है वो है विस्थापन, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आपका शिफ्ट किया जा रहा है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव और नियंत्रण देश के बाहरी में आपको कुर्बान करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? उनको कुर्बान करना पड़ रहा है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और आपका बड़े किसानों को, उद्योगपति और कुछ नगर क्षेत्र के गांव के भूमिहीन को लाइए। क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठा पाएंगे? अब बताइए। अब जिनके घर शिफ्ट हो रहे हैं बड़े बांध बनने की वजह से, अपने गांव को छोड़ रहे हैं, उनको उनका प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा है ऐसी योजनाओं का? क्या फायदा है ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं का? बताइए आप मुझे। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि फिर ऐसी परियोजना का फायदा क्या है जो आपके भूमिहीन लोगों को वहां पर कोई उनको प्रॉफिट ना मिल सके। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए, कह रहे कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप आपका परिवर्तित कर दिया है। इरिगेशन ने क्या कर दिया है? जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का उसको चेंज किया है। जैसे जहां किसान जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इससे मृदा लवणीकरण जैसी गंभीर परिस्थितियां परिणामिक हो सकती हैं। आप जहां पर आप कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बढ़ रहे हैं, वही कमर्शियल एग्रीकल्चर के साथ बढ़ते बढ़ते जो आपके लवणीकरण की समस्या है उसमें आप फंसते जा रहे हैं। इसी दौरान इसे अमीर, क्या कह रहे हैं, इसी दौरान इसे अमीर नर्मदा बचाओ में भी हम आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोग, किसानों, आपका पर्यावरण और मानव अधिकारों कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद कर रहा है। ऐसा ही एक गुजरात में बांध बना था नर्मदा नदी पर, जिसको बोला गया था सरदार सरोवर बांध। और इसमें जो आपका पर्यावरण कार्यकर्ता है उन्होंने लेकर क्या किया था कि सरदार सरोवर को बांध को लेकर लोगों ने एक जमाबंदी की थी। और आपको पता होना चाहिए कि आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बन रहा है? तो आपका नर्मदा नदी पर ये बांध आपका बन रहा है। क्लियर है? कोई आपसे पूछ ले कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो गुजरात में होगा। किस नदी पर है? तो आपका नर्मदा नदी पर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी को डूबने में जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। शुरू में क्या था कि जो आप बांध बना रहे हैं
इस बांध से आपका पर्यावरणीय समस्या हो रही है, बहुत सारे पेड़ पौधे आपके जलमग्न हो रहे हैं। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध के विस्थापित गरीबों को सरकार द्वारा पूर्ण प्रवास की सुविधा न दिलाना है। अब कह रहे जो ये आंदोलन आपका इतने बड़ा रूप ले रहा है, उसका प्राइमरी काम क्या है कि सरकार ने जो आपका प्रोमिसेस किए थे कि हम इस प्रकार से आपकी शिफ्टिंग करेंगे, लोगों का स्थानांतरण करेंगे, वो आपका सही रूप से, आपका समन्वित रूप से क्या नहीं हो पाया है, पूर्ण तरह से आपका ये सारी चीजें आपकी नहीं हो पाई है, जो इस समस्या का हमको सामना करना पड़ रहा है और समस्या को आपका झेलना भी पड़ रहा है। अब देखिए, लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करेंगे कि सिंचाई के प्रसार में माला माल हो जाएंगे। प्राय रिहंद भी बांध बना है, रिहंद के मालिकों और गरीब भूमिहीन सामाजिक दूरी बढ़कर सामाजिक आपका परिदृश्य बदल गया। आप कह रहे कि जिस तरह आपका रिहंद बांध आपका बनाया गया था उकाई नदी पर गुजरात में, तो सोचा गया था कि आपका गरीबों की जमीन बड़े अच्छे रेट में उनको दाम मिलेंगे, भूमि मालिकों और आपका गरीब भूमि के बीच में एक फिर खाई आपका पैदा हो गई। अब जिनके पास ज्यादा जमीन थी तो उनको ज्यादा मुआवजा मिला, और जिनके पास जमीन थी नहीं उनको क्या मुआवजा मिलेगा। जैसा कि हमने देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति से परेशान किसान उपदर पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजना के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर जातीय झगड़े आम होते जा रहे थे। कह रहे कि इस तरह के झगड़े हैं वो क्या हो रहे थे, आपका आम होते जा रहे थे। देख लिया, तो ये कहानी थी थोड़ा बांध विस्थापन को लेकर, जो हमेशा हर जगह की एक मूलभूत आपका समस्या के रूप में सामने आती रही है। क्लियर है? आप देख सकते हैं कि बांधों को लेकर हमेशा ये एक न एक समस्या आपकी बनी हुई है। आइए सबसे पहले कुछ और क्षेत्र हैं, आप इनको भारत के मानचित्र में गौर कर देखिए। सिंधु नदी देख रहे हैं, सैलाल प्रोजेक्ट को देखिए, भाखड़ा नांगल बांध देखिए, आप टिहरी देखिए, नरोरा देखिए, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, व्यास। आप सबसे पहले ना सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, आप उनका एक मानचित्र बनाइए कि कैसे सिंधु नदी आपका तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही है, ठीक उसी के पास से निकलती है दूसरी आपकी सतलज नदी। क्लियर है? कैसे आपका सिंधु नदी में सतलज, रावी, व्यास, झेलम ये सब आपस में मिल जाती है, और कैसे सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। क्लियर है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये निकली सिंधु नदी, ठीक, ये है इसमें सतलज, ये है चिनाब, ये है रावी नदी, और ये आ रही सतलज। सारी कहां मिल गई अल्टीमेटली? सिंधु नदी में। तो अगर आपसे पूछ ले सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ये क्या है? ये इसकी सहायक नदी है। चलिए ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, आप जिस चीज पर हमको फोकस करना है वो ध्यान दीजिए। एक हमको प्रोजेक्ट मिला है सलाल प्रोजेक्ट, और एक है भाखड़ा नांगल बांध, और एक है टिहरी डैम, और एक है नरोरा। ये पंजाब में है, ये जे&के का वाला पार्ट है, टिहरी उत्तराखंड में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? ये देख रहे हैं आप। उसके बाद देखिए
कुछ बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये आपका कोटा बैराज है, ठीक, चंबल नदी पर है, ठीक है। और जिसकी हम बात कर रहे थे नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में, ठीक। गोदावरी नदी पर देखिए प्रवाह, कोयना बांध देखिए आपका कृष्णा नदी पर, ठीक। इधर आप आ जाइए, दोनों बांध देख लिया आपने, क्या देखिए, हीराकुंड आपका डैम है महानदी पर, रिहंद बांध बना हुआ है सोन उकई पर, पंचमेत बना है, कन्नौर बना है, आपका तिलई बना है, ये सब दामोदर पर 5 आपकी बांध परियोजनाएं हैं, क्लियर है। गंडक नदी पर बना हुआ है, खग्गर पर बना हुआ है, कोसी नदी पर भी है, ठीक। नीचे आ जाइए, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है आप देखेंगे, नागार्जुन सागर। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा, ठीक। पेरियार पर मेटूर बांध, मेटूर बांध किस पर है, कावेरी नदी पर, पेरियार, मेटूर, कावेरी नदी पर, देख लिया। और आपका कोयना बांध है कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध हो गए, 2 बांध हो गए, एक कोयना, एक नागार्जुन, तुंगभद्रा आपका तुंगभद्रा पर, मेटूर आपका कावेरी नदी पर, पेरियार मतलब आपका पेरियार नदी पर हुआ, ठीक है। सरदार सरोवर बांध आपका किस पर हुआ, वो आपका नर्मदा पर, हीराकुंड बांध महानदी पर हुआ, दामोदर पर 5 बने हैं, क्लियर है। आपका तिलैया कोनार 5 में, सोन पर क्या बना है, रिहंद बांध बना हुआ है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर और गांधी सरोवर आपका बना हुआ है, ये सब आपकी चंबल नदी पर है। नरोरा में आपका गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर है, टिहरी बांध को आपका पता है भागीरथी नदी पर है, क्लियर है। तो इस तरह से ये सारे बांध है जो आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए, और अगर आप कोशिश करेंगे तो एक बार एक मानचित्र बनाकर भारत का आप इनको फिल भी कर सकते हैं। चलिए, कोई बच्चा बनाना चाहेगा तो बनाकर फिल कर सकता है, मैं आपको समय दूंगा। देख लिया, चलिए देख लिया। अब देखिए, नदी परियोजनाओं पर उठाई अधिकतर आपत्ति उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर एक आपका विडंबना रही है। जो बांध बाढ़ नियंत्रण करने के लिए बनाए गए थे, उन जलाशयों में तलछटी में जवाब से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों में छोड़े गए जलाशय की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान हुआ है, अपितु वृहद यानी कि बड़े स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ है। मृदा के जलाशय से आपका आपका तलछटी जमा होने का अर्थ यह है कि तलहटी में एक प्राकृतिक उर्वरक है। बाढ़ में मैदान तक नहीं पहुंचने के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याओं में बढ़ी गई है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना आपका बढ़ जाती है।
और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारी, कीटाणु और जनित बीमारियों का आपका प्रदूषण फैलता है। ठीक, वर्षा जल संग्रह, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के आलाभर्त असर और उठने वाले विवाद के चलते जल संग्रह के इस बड़े तंत्र के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी में व्यवहारिक विफल हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी हैं। लोगों को वर्षापत्ति और मृदा के गुण के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, जल और आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित करे थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा पुल यानी के पश्चिमी हिमालय में जैसी वाहिका नदियों की धाराओं का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए आपकी बनाई। आप देखिए, जो बाढ़ आ रही थी उनके रास्तों से एक नली ले गए, गूल जिसे कहा गया, ये क्लियर है। उस गूल से क्या किया गया, उन्हें पश्चिमी हिमालय में लोगों ने एक नाली के माध्यम से सिंचाई के एक धार, पानी की धार को ले गया और सिंचाई के लिए उन चीजों को बनाया। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए शत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। कह रहे हैं, अगर आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे, पश्चिमी भारत में, विशेषकर राजस्थान में, आपका पानी पीने के लिए क्या करते हैं, वो लोग अपनी छतों पर वर्षा के जल का संग्रहण करते हैं। और कह रहे हैं ये आम पैटर्न है उन लोगों के लिए जल का संग्रहण करना, क्योंकि राजस्थान में पानी की समस्या है। तो अपने पानी की समस्या का निदान करने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपनी खेती को सिंचाई के बाढ़ की जल वाहिका बनाते हैं। शुष्क और आर्द्र यानी कि ड्राई एरिया और सेमी ड्राई एरिया क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि मृदा को संचित किया जा सके। यानी कि अगर हम गड्ढे बना लेंगे तो पानी वहां भर जाएगा बाढ़ का, ताकि हम बाद में इरिगेशन की फैसिलिटी को हम लोग कर सके। इसके संरक्षित जल की खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खदीना और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे आप जोहड़ देखते हैं, तालाब देखते हैं, वो इसी प्रकार के क्या है, सब एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिले। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क, विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पानी का संग्रहण करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ है। इसके अनुसार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी के घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.7 मीटर लंबा, 2.44 मीटर चौड़ा टांका होता है। यह टांका की सुविकसित छत जल वर्षायन को एकत्रित करने का विभिन्न अंग है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपकी बारिश हो रही है, घर का पानी ऊपर लगा लिया, उसके पाइप के माध्यम से नीचे गड्ढा खोदे, उसके ऊपर नल लगा सकते हैं। दूसरा माध्यम है कि वो क्या करेंगे, बारिश का जल पूरा छत पे लेंगे और एक पूरे गड्ढे में उसको स्टोर कर लेंगे। जब स्टोर कर लेंगे तो जितना पानी होगा उसमें गंदगी वगैरह मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और कुछ समय के बाद वो उसको पीने के लिए आपका पुनः रिचार्जेबल जो है उसको बना लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हेड पंप के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, अपने जल को जल पूरित करते हैं। क्लियर है। तो देखिए किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग होता है और कैसे पंप के माध्यम से वो पुनः उस जल को वो आपका प्राप्त करते हैं। इसमें आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देख लिया। चलिए, तो ये तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग का, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक माना जाता है। क्लियर है। तो ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं और संरक्षित कर देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए आज के इस लेक्चर के अंतर्गत। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।
मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।